हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। मैं रजनीश सर। आज हम जीएस के 10 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हर कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर का सबसे लंबा डीएनए कितना लंबा होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव के शरीर का जो डीएनए होता है वह सबसे लंबा होता है, तो कितनी उसकी लंबाई होती है। तो डीएनए आप जानते हैं जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 8.4 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 8.4 जो होता है वह हमारे सबसे लंबे डीएनए की जो लंबाई होती है। जिसमें आपका दूसरा क्वेश्चन होता है पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वह कितनी होती है। तो आपको यह बताना है कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वह कितनी दूरी होती है। तो हम जानते हैं कि 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸। तो हमारा क्या होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर होता है हमारा क्या कि पृथ्वी से सूर्य की जो लंबाई होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खी का छत्ता किस चीज का बना होता है। तो आपको यह बताना है कि जो मधुमक्खी होती है उनका जो छत्ता होता है वह किस चीज से बना होता है। तो हम जानते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वह किससे बना होता है दोस्तों, मोम से बना होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोम। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है भौं एवं बरौनी किस ग्रंथ की उपस्थिति के कारण क्या होती है, चिकनी दिखाई देती है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भौं या बरौनी होती है वह किस प्रकार से चिकनी दिखाई देती है। तो इसमें एक ग्रंथ होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण ही बरौनी या भौं जो होते हैं वह कैसे होते हैं, चिकने दिखाई देते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं, आप कक्षा 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि निषेचन क्या होता है। तो नर और मादा युग्मक के संयुग्मन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम निषेचन कहते हैं। या हम दूसरी डिफिनीशन बता सकते हैं कि शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के संयोजन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया ही निषेचन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो नर और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में आरबीसी की मात्रा कब बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि जब हम खेल कूद करते हैं या व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारे अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और उस समय क्या होता है कि हमारे आरबीसी की मात्रा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम खेल कूद करते हैं या व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम के समय, व्यायाम के समय, व्यायाम के समय या खेल कूद के समय, खेल कूद के समय इसमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वह अधिक थकने के कारण हमारे अंदर क्या होती है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और ऑटोमेटिक क्या होते हैं कि आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन होता है कि पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि आघुलनशील, जो कुछ भी हम खाते हैं वह कैसा होता है, आघुलनशील होता है।
और कैसा होता है, जटिल होता है। तो अघुलनशील एवं जटिल पदार्थों को हम कूच कर घुलनशील और सरल रूपों में बदल देते हैं। यही प्रक्रिया हमारी पाचन कहलाती है। तो हम कहेंगे कि अघुलनशील जटिल पदार्थों को, अघुलनशील जटिल पदार्थों को सरल एवं घुलनशील रूपों में बदल देना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो होता है वह है रुधिरोत्पत्ति किसे कहते हैं। तो रुधिरोत्पत्ति क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अल्प आयु का ही होता है, जब कोई अल्प आयु का ही होता है तो उनमें क्या होता है कि 1% जो होती है हमारा क्या होती है, लाल रुधिर, तथा क्या होती है हमारा जो 30% होती है वह श्वेत रुधिर, क्या लिखेंगे, श्वेत रुधिर। वो क्या होती है कि प्रतिदिन नष्ट होती रहती है। हमारे अल्प आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होती है, प्रतिदिन 1% जो होती है लाल रुधिर और जो 30% होती है वह श्वेत रुधिर क्या होती है, नष्ट होती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिरोत्पत्ति कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्लोम किसे कहते हैं। तो क्लोम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन किसी भी जीव में होता है तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं उन्हीं को हम क्लोम कहते हैं। अब क्लोम हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह अपने पेरेंट्स की तरह हूबहू होते हैं। यही कारण होता है कि उनको आप क्या कहते हैं, क्लोम कहते हैं। तो ये हमारे ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगला टॉपिक से लेकर हम मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।